तो दोस्तों, हमें चैप्टर के नाम से ही पता चल रहा है कि हम इस चैप्टर में इक्वलिटी की बात करने वाले हैं और इसी के साथ साथ हम लोग डेमोक्रेसी के कुछ फंडामेंटल पॉइंट्स के बारे में भी देखेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। Hello guys and welcome back to class study. As you can see in this video lecture, we are going to cover chapter first of civics, that is on equality. So without wasting our time, let's start. और दोस्तों मैं बता दूं कि आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हो, बस इसके लिए आपको पता ही है डिस्क्रिप्शन बॉक्स वाली कहानी, तो इसको मैं बार बार नहीं सुनाना चाहता हूँ। और जैसे कि हमें नाम से पता चला कि हम लोग इसमें कुछ इक्वलिटी के बारे में बात करने वाले हैं। आई होप कि आप सभी को इक्वल का मतलब पता होगा। इक्वल का मतलब तो हमारे मैथ्स ने हमको पहले ही सिखा दिया है। तो चलिए देखते हैं कि ये टर्म इक्वलिटी डेमोक्रेसी की नज़र में क्या होता है, या तुम लोग कह सकते हो कि डेमोक्रेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से इक्वलिटी क्या होता है। तो चलिए देखते हैं। तो मैं बता दूं, डेमोक्रेसी एक इंस्टीट्यूशन होता है, या तुम कह सकते हो एक गवर्नमेंट होता है जिसमें काफ़ी सारे फीचर आते हैं। उसमें से एक मेन फीचर इक्वलिटी भी है। अब लोगों में इक्वलिटी की भावना इसलिए जागी क्योंकि पहले के समय में लोगों को इक्वल नहीं माना जाता था। कुछ लोग जो ज़्यादा अमीर थे उन्हें ज़्यादा पावरफुल माना जाता था, और कुछ लोग जो थोड़े गरीब थे उन्हें कम पावरफुल माना जाता था। या तुम कह सकते हो जो एकदम गरीब थे उन्हें पावरफुल ही नहीं माना जाता था, उन्हें सप्रेस करके रखा जाता था, या तुम कह सकते हो उन्हें दबा के रखा जाता था। लेकिन ये जो इक्वलिटी का टर्म इंट्रोड्यूस किया गया हमारी डेमोक्रेसी में, इससे हमारी जो पॉपुलेशन है, या तुम कह सकते हो हमारी जो पीपल है, इनको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ। और इसीलिए ये इक्वलिटी को डेमोक्रेसी का एक मेन फीचर बना दिया गया, और यू कैन से एक की फीचर बना दिया गया। तो ये बात हमें याद रखना है। अब अब्राहम लिंकन जी आते हैं। इन्होंने कहा कि डेमोक्रेसी क्या है। इन्होंने डेमोक्रेसी को डिफाइन किया। तो देखते हैं उन्होंने कैसे डिफाइन किया। तो देखो, उन्होंने कहा कि डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। इधर जो तीन वर्ड हैं जिन पे हमें फोकस करना है वो है ऑफ, बाय एंड फॉर। तो देखो, इसमें वो कहना क्या चाह रहे हैं, जो डेमोक्रेसी है ये हम लोगों के लिए ही है, और इसको रूल भी हम ही लोग करते हैं, और इसको बनाया भी हम ही ने। यानी कुछ लोग होंगे जिन्होंने डेमोक्रेसी को बनाया होगा, और कुछ लोग होंगे जो डेमोक्रेसी पर रूल करते हैं, या डेमोक्रेसी को ऐसा कह सकते हो कि वो लोग ही डेमोक्रेसी को चलाते हैं। फॉर एग्जांपल जो हमारे मिनिस्टर्स हैं। और ये जो है हम ही लोगों के लिए, यानी प्रजा के लिए है डेमोक्रेसी, और इसीलिए इसका नाम लोकतंत्र, हिंदी में हम इसको डेमोक्रेसी को लोकतंत्र के नाम से भी जानते हैं। और ये सारी चीज़ें जानते रहना। अब हम लोग देखने वाले हैं इक्वलिटी क्या होती है। तो देखो, इन सब चीज़ों से एक चीज़ पता चल गया कि इक्वलिटी क्या हो सकती है। तो इक्वलिटी मतलब सभी लोग के पास समान अधिकार हो, यही होता है इक्वलिटी इन द टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस। तो दोस्तों, सोचने वाली बात है कि इक्वलिटी का मतलब हम लोग कैसे रिलेट कर सकते हैं। तो देखो, इक्वलिटी को तुम लोग ऐसे रिलेट कर सकते हो कि देखो, पहले के ज़माने में ना इतना इक्वलिटी नहीं थी। मतलब जो अमीर होते थे वो ज़्यादा पावरफुल होते थे, और जो गरीब होते थे वो कम पावरफुल होते थे। जो लड़के होते थे उनके पास ज़्यादा राइट्स होता था, और जो लड़कियाँ होती थी उनके पास थोड़े कम राइट्स होते थे। ओके, तो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें धीरे धीरे डेवलप की गई ताकि हम लोग के पास समान अधिकार हो। तो ये सारी चीज़ें ज़्यादातर अप्लाई नहीं हो पाती है। जैसे कि तुम अभी भी देख सकते हो कि अभी भी गरीब और अमीर में थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने को मिलता है, लेकिन फिर भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो यही कहता है कि गरीब और अमीर इक्वल हैं। तो इसका अगर तुम लोग सोचोगे कि भाई ये कैसा, तो ये देखो, दो चीज़ देखो, ये एक मीम्स लिया गया है, तुम इसको समझ सकते हो, और इसको समझाया नहीं जाता। वैसे तुम लोग समझने की कोशिश करोगे तो तुम लोग समझ जाओगे वैसे। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं राइट टू वोट। तो जैसा कि मैंने बोला कि इक्वलिटी किस टर्म में है पॉलिटिकल साइंस में, तो इक्वलिटी जो है ना, ज़्यादा से ज़्यादा तुम कह सकते हो कि वोट के नज़रिए में इक्वलिटी है हम लोग के पास। चाहे देखो कोई भी अमीर इंसान, जैसे फॉर एग्जांपल मैं किसकी बात करूं, मैं मुकेश अंबानी की बात करता हूं, तो वो अगर इलेक्शन में वोट देने जाएगा तो उसके वोट की वैल्यू जो है ना 1 होगी, और अगर हम लोग भी वोट देने जाएंगे तो हम लोग की वोट की वैल्यू भी 1 होगी। तो इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग वोट के मामले में, देखो हम लोग तो वैसे वोट नहीं दे सकते क्योंकि तुम लोग अभी 18+ नहीं हो, यानी एडल्ट नहीं हो। तो ये सारी चीज़ें अभी थोड़ी देर में पढ़ेंगे कि वोट कौन दे सकता है। लेकिन देखो, जो राइट टू वोट है ये कहता है कि सभी जो जितने भी पीपल हैं इंडिया में, सभी एक दूसरे के इक्वल है इन द टर्म्स ऑफ वोट। देखो, ये हेडिंग भी यहाँ पे लिखी गई है, इक्वल राइट टू वोट।
तो हम लोग की कंट्री जो कि डेमोक्रेटिक कंट्री है, जिसमें जितने भी एडल्ट हैं, या तुम कह सकते हो एडल्ट मतलब 18 ईयर से ऊपर के लोग, तो वो लोग जो है ना वोट दे सकते हैं। और ये जो सिस्टम है इसे कहा जाता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। तो होप कि तुम्हें ये सारी चीज़ें नहीं मतलब याद रहेगी, और ये सारी चीज़ें तुम कभी नहीं भूलोगे। तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज ये तुम याद रख लेना। इसको UAF भी कहते हैं, UFO नहीं, UAF। तो देखो ये सारी चीज़ें मैंने बता दी। और देखो एक चीज़ और होती है ना कि कोई भी इंसान का जो राइट टू वोट है वो उसके बर्थ के या फिर उसकी जेंडर के हिसाब से चूज़ नहीं किया जाता। चाहे वो कोई भी जेंडर का हो, चाहे उसका कोई भी स्टेटस हो, चाहे वो एजुकेटेड हो या अनएजुकेटेड हो, या तुम कह सकते हो कि वो किसी भी कास्ट से बिलोंग करे, बट उसकी जो वोट की वैल्यू होगी वो बनी होगी। तो होप कि तुम्हें ये भी चीज़ समझ में आएगी। अब हम लोग देखने वाले हैं डज इक्वालिटी इन इंडिया एग्जिस्ट। तो क्या इक्वालिटी इंडिया में एग्जिस्ट करती है, अब हम लोग ये देखेंगे। तो अब हम लोग ये चीज़ देखने वाले हैं। तो इसमें देखो क्या लिखा गया है। इसमें लिखा गया है कि देखो मैं भी बात करूँ तो प्रैक्टिकली इंडिया में उतनी इक्वालिटी नहीं है। जैसा कि अगर मैं रिच और पुअर के बेसिस पे करूँ, या जेंडर के बेसिस पे करूँ, या कास्ट के बेसिस पे करूँ, किसी भी चीज़ की बेसिस पे करूँ, तो इक्वालिटी उतना प्रैक्टिकल लेवल पे देखने को नहीं मिलती। जैसे कि इधर देखो कास्ट का एग्जांपल लिया गया है, तो कास्ट के बेसिस पे हमें इक्वालिटी देखने को नहीं मिलती है सिटीजन में। कुछ लोग होते हैं जो अभी भी दलित्स को बड़ी ही बैडली ट्रीट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें देखो यहाँ पे लिखी गई है। मैं कुछ बना के नहीं बोल रहा हूँ, जो इसमें लिखा गया है वही बोल रहा हूँ, तुम्हारी बुक में यही लिखा गया है। अब जो है ना पीपल को कास्ट सिस्टम के बेसिस पे डिवाइड किया गया है। अगर तुमको ये जानना है कि कास्ट सिस्टम पे क्यों डिवाइड किया है, तो इसके लिए तुम हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट पढ़ सकते हो, हमारे चैनल पे अपलोडेड है। तो इसमें मैंने कास्ट सिस्टम के बारे में थोड़ा कुछ बताया है। और देखो जो दलित्स, या तुम इसको कह सकते हो कि लोअर कास्ट, इनको बैडली ट्रीट किया जाता है। जो हाई कास्ट के लोग होते हैं, या तुम कह सकते हो जनरल कास्ट या OBC कास्ट, इनको बैडली ट्रीट करती है दलित्स को। ओके, तो अब देखते हैं पीपल्स आर डिनाइड रेजिडेंशियल एरियाज। तो इसमें क्या कहना चाहता है, जो पीपल होते हैं वो देखो कास्ट और रिलीजन के बेसिस पे जो है कह सकते हो डिवाइडेड है, या कास्ट और रिलीजन के बेसिस पे बटे हुए हैं। तो वो लोग दूसरे कास्ट की जगह, मान लो कि कोई दूसरे कास्ट का इंसान है, वो उधर तो घर नहीं बनाना चाहेगा जिधर उसके कास्ट के लोग ना रहते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो जब कभी भी पीपल को अनइक्वली ट्रीट किया जाता है, जब कभी किसी भी इंसान को अनइक्वली ट्रीट किया जाता है, तो उसकी जो डिग्निटी है उसको वायलेट, यानी उसको चोट पहुंचती है। डिग्निटी मतलब अधिकार से तुम लोग समझ सकते हो। तो अब हम लोग देखने वाले हैं इक्वलिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी। तो हमारी डेमोक्रेसी में ऐसा लिखा गया है, यानी हमारी लोकतंत्र में ऐसा लिखा गया कि हम लोग तो इक्वल है, बट प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। हम लोग की डेमोक्रेसी में ऐसा लिखा गया है कि हम लोग या तो मेल हो या तो फीमेल, हम लोग इक्वल है। किसी भी कास्ट के हो हम लोग इक्वल है, किसी भी रिलीजन के हो हम लोग इक्वल है, किसी भी ट्राइब्स के हो हम लोग इक्वल है। और चाहे कोई भी एजुकेशन बैकग्राउंड हो, चाहे हम लोग कोई भी स्टेट बोर्ड से पढ़े, या CBSE बोर्ड से पढ़े, या ICSE बोर्ड से पढ़े, या फिर हम लोग इलिटरेट हो, हम लोग इक्वल हैं। हम लोग डेमोक्रेसी के नज़रिए में इक्वल हैं, ये चीज़ लिखा गया है। लेकिन प्रैक्टिकली ये चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है इंडिया में। प्रैक्टिकली मतलब कि कह सकते हो किसी की सोच तो हम लोग नहीं बदल सकते ना। तो यही चीज़ है। अब हम लोग देखने वाले हैं सेकंड पॉइंट में क्या लिखा गया है। तो जो पहला पॉइंट है वही रिलेट करता है सेकंड पॉइंट से। इसमें लिखा गया है कि हम लोग की जो कंट्री है वो इक्वलिटी प्रोवाइड तो करती है, बट इक्वलिटी प्रैक्टिकली पॉसिबल दिखती नहीं है कहीं से, वो बात दूसरी है। तो हम लोग की डेमोक्रेसी कहती है कि हम लोग के जो इंडिया है उधर कोई सा भी किसी भी टाइप का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है, यानी कोई भी भेदभाव नहीं करता है। तो यानी कलर के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे, रिलीजन की बेसिस पे, रेस की बेसिस पे और जेंडर की बेसिस पे, कुछ इन सब चीज़ों पे डिस्क्रिमिनेशन होना तो नहीं चाहिए। तो ये चीज़ यहाँ पे लिखी गई है। और यहाँ पे देखो क्या लिखा गया है। एक अनटचेबिलिटी की बात की गई है, तो अनटचेबिलिटी को एबॉलिश कर दिया गया है। तो अनटचेबिलिटी तुम कह सकते हो जो दलित कास्ट के होते हैं उन लोग को कोई भी छूना नहीं चाहता है। तो ये इसी चीज़ को कहा जाता है अनटचेबिलिटी, जो हमने पिछले क्लास में भी पढ़ा था। तो अनटचेबिलिटी वही चीज़ होती है जिसमें दलित को छूने से मना किया जाता है। तो ये प्रथा जो पहले से चली आ रही थी इसको एबॉलिश कर दिया गया है। तुम लोग देख सकते हो लिखा गया यहाँ पे। अब 2 पॉइंट और रह गए हैं, फिर उसके बाद ये हम लोग पढ़ेंगे रीज़न, फिर उसके बाद इशूज पढ़ेंगे, फिर उसके बाद चैप्टर ख़त्म। तो चलिए ये 2 पॉइंट भी देखते क्या लिखा गया। तो गवर्नमेंट ने पहले लॉ इम्प्लीमेंट किया, लेकिन इक्वलिटी का लॉ, तो लेकिन कुछ लोग थे जिनके दिमाग में तब भी ये बातें नहीं घुस रही थी कि लोग इक्वल होने चाहिए और सबके पास खुद की एक अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए।
तो इसीलिए गवर्नमेंट ने स्कीम लॉन्च की। जैसे अभी कुछ स्कीम के बारे में बताऊंगा, जैसे मिड डे मील स्कीम हो गई, और कुछ प्रोग्राम्स लॉन्च किए जिसके थ्रू बताया जा सके कि हम लोग जो है ना सब इक्वल होते हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए लोगों का एजुकेटेड होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। जो लोग एजुकेटेड नहीं होते हैं वही अनइक्वलिटी पे ज़्यादा विश्वास करते हैं, जो लोग एजुकेटेड होते हैं वो इक्वलिटी पे ज़्यादा विश्वास करते हैं। तो जो गवर्नमेंट है ना वो चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे एजुकेटेड हो, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन लोगों के पास इतनी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती है, तो इसलिए वो एजुकेट नहीं हो पाते हैं। इसलिए गवर्नमेंट स्कूल खुला, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल में जो बच्चे हैं वो कम जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे नहीं जा पाते हैं स्कूल में। तो बच्चों को आकर्षित करने के लिए या कह सकते हो अट्रैक्ट करने के लिए उन लोग को जो है ना मिड डे मील स्कीम से अवगत कराया गया या इंट्रोड्यूस कराया गया। तो मिड डे मील स्कीम में क्या होता था कि जब भी हाफ डे हो जाता था, मतलब कह सकते हो लंच होता था, तो मील मतलब खाना मिलता था बच्चों को, जिस वजह से वो आना पसंद करते थे स्कूल में। और ये जो खाना है ये दलित वुमेन बनाती थी, जिनको एम्प्लॉय किया जाता था कि वो मील बना सके। अब नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। इधर लिखा गया है रीज़न फॉर द लैक ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ लॉज ऑफ इक्वालिटी। तो इसमें क्या है, तो जैसा कि हमने अभी तक देखा कि इक्वलिटी को अप्लाई करने के बावजूद भी इंडिया में इक्वल नहीं मिलता है, और यू कैन से प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखने को नहीं मिलता है। इसका एक बड़ा रीज़न ये है कि इक्वलिटी को लोग मानते इसलिए नहीं है क्योंकि एक होता है ना एटीट्यूड जो कि हम लोग का काफ़ी साल पहले से ऐसा है कि हम लोग इन इक्वलिटी को ज़्यादा फॉलो करते हैं और इक्वलिटी के उतने फॉलोअर्स हैं नहीं। तो इस वजह से ये जो एटीट्यूड है इसको चेंज होने में थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। तो इसलिए जो गवर्नमेंट है वो चाहती है कि डिस्क्रिमिनेशन को प्रैक्टिकली सबको समझाया जाए कि डिस्क्रिमिनेशन सही नहीं है। इसके लिए काफ़ी ज़्यादा लॉज बने। लोग जानते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन लॉ के खिलाफ है, लेकिन फिर भी वो लोग डिस्क्रिमिनेशन को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं क्योंकि उनका जो पहले से मान्यता चली आ रही है कि कास्ट के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन होना ही चाहिए, या तुम कह सकते हो रिलीजन के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन होना ही चाहिए। तो ये सब जो मान्यता है ये पहले से चली आ रही है, यानी इसको चेंज होने में थोड़ा टाइम लग सकता है, और थोड़ा नहीं काफ़ी ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। लेकिन फिर भी हम लोग की गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा ट्राई कर रही है कि वो इक्वलिटी को सपोर्ट करे और इन इक्वलिटी जैसी जो चीज़ें हैं इन सबको फेंक दे। लेकिन फिर भी ये इंडिया कंट्री है, ये कह सकते हैं हम लोग, ये हमारी कंट्री इंडिया है, तो इसमें जो है ना एटीट्यूड या कह सकते हो रवैया थोड़ा ज़्यादा भरा हुआ है। तो देखते हैं कितना टाइम लगता है। वैसे आई होप कि सब कुछ जल्दी सही हो जाएगा। और दुनिया में भी बहुत से ऐसे देश हैं जहाँ पे इक्वलिटी देखने को नहीं मिलती। जैसे यूएसए की बात करें तो वहाँ पे भी रेसिज्म होता है, और साउथ अफ्रीका का भी एक अलग केस है। तो उधर का केस तो तुम लोग बाद में पढ़ोगे, अपार्थाइड वाला। तो फिलहाल मैं तुमको बताना चाहता था कि इक्वलिटी जो है ये दुनिया का एक बड़ा केस है। और अब हम लोग पढ़ने वाले हैं इशूज़ या कौन कौन सी समस्या हुई। देखो यहाँ पे वही चीज़ लिखी गई है लेकिन शॉर्ट में लिखी गई है जो मैंने अभी तुम्हें बताया। यूएसए में रेसिज्म होता है, तो जो मूवमेंट था वो 1960 के आसपास की बात है। फिर उसके बाद एक राइट सेटल कर दिया गया, या कह सकते हैं एक अधिकार दे दिया गया, जिसमें बताया गया कि अफ्रीकन और अमेरिकन पहले मैं तुमको थोड़ा सा पहले की बात बता, तो अफ्रीकन और अमेरिकन में थोड़ा भेदभाव होता था ऑन द बेसिस ऑफ देयर कलर। तो ये चीज़ बाद में एक राइट के थ्रू समझाया गया कि ये सारी चीज़ें इक्वल होनी चाहिए, यानी रेस और रिलीजन के बेसिस पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। और इधर तो कलर की बेसिस पे है, तो कलर की बेसिस पे तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो ये सिविल राइट एक्ट 1964 में सेटल किया गया, जिसके बाद डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट कर दिया गया, या कह सकते हो एबॉलिश कर दिया गया। तो पहले क्या होता था ना, पहले ये होता था कि अफ्रीकन या कह सकते हो जो ब्लैक पीपल थे उन लोग का अलग स्कूल होता था और अमेरिकन का अलग स्कूल होता था, क्योंकि अमेरिकन लोग जो थे उन लोग को अफ्रीकन के साथ रहना बिल्कुल पसंद नहीं था। ये तुम सेकंड ये वाला पैरा है इसमें देख सकते हो। तो लेकिन जब से लॉ बन गया फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें एक ही हो गई और स्कूल भी अफ्रीकन अमेरिकन का एक ही हो गया। तो इसके बाद ये सारी चीज़ें नहीं हुई और इसी के साथ साथ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। और ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर था और काफ़ी इजी चैप्टर था। आई होप कि तुम्हें ये चैप्टर तो इजी लगा होगा, और अगर पसंद आया तो एक वीडियो को एक लाइक दे देना, और अगर एक लाइक देने का मन नहीं है तो अपना अकाउंट चेंज करके जो है ना 3-4 लाइक तो हिट कर देना, और सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को, जिससे कि तुम जो है ना मेरी नोटिफिकेशन, जो वीडियो की नोटिफिकेशन है वो तुम तक पहुंच जाएगी, और बेल आइकन दबाना पड़ेगा उसके लिए।
तो बेल आइकन दबाना मत भूलना, सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। और क्लास स्टडी 2 है, क्लास स्टडी और क्लास स्टडी जूनियर, तो दोनों को सब्सक्राइब कर देना। फिलहाल इसी के साथ साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है। अगर तुम्हें ये नोट्स डाउनलोड करते हैं तो अगेन तुम लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर टेलीग्राम ग्रुप चेक कर सकते हो, उधर ये नोट्स मिल जाते हैं। तो इसी के साथ साथ चैप्टर खत्म। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए एंजॉय करो, सेफ रहो, बाय।